आपने कई बार ये वर्ड को तो सुना ही होगा। अभी इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वर्ड के ऊपर में मिल जाएगी, जो कि है बिलीव सिस्टम। हम में से कई सारे लोगों ने इस वर्ड का नाम बहुत बार सुना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस चीज़ के ऊपर में काफ़ी बड़े कंटेंट्स बनाए हैं। लेकिन कई बार हम ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या शायद हो सकता है कि सामने वाला जो इंसान है वो अपने तरीके से तो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो थिंक नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे बेसिकली सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं। एक फर्स्ट ये है कि जो भी चीज़ आपको समझाई जा रही है उसकी क्लियर पिक्चर्स आपके माइंड में नहीं है। इसके वजह से आपका जो माइंड है वो थिंक नहीं कर पाता है। जनरली हमारा जो माइंड है वो सोचता है इमेजेस में। मैं आपको जो भी चीज़ बोलूँगा वो आपका माइंड इन सेकंड्स इमेजेस में प्ले करेगा। और हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप कुछ चीज़ किसी को समझाते हो तो वो 4 पर्सन जो हैं वहाँ पे बैठे हुए प्रेजेंट, वो उनमें से किसी एक को तो वो बात सही से समझ में आएगी, लेकिन 3 ऐसे होंगे जो अपने अपने तरीके से उस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसा रीज़न एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न जो है वो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस को देखा है यूट्यूब पे, जो क्लियरली शायद नहीं बताए हैं अभी तक यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में हम एक स्टोरी से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा माइंड है वो एक्चुअल में जब हमें कोई चीज़ समझाई जाती है या कोई भी चीज़ बताई जाती है तो वो कितने जल्दी किस तरीके से प्ले करता है उन इमेजेस को। और हर इंसान के माइंड में डिफरेंट इमेजेस प्ले होती है जब हम किसी चीज़ को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, या किसी को हम कुछ बताते हैं या कुछ वीडियो से रिलेटेड या मूवी से रिलेटेड, तो उसके माइंड में वैसी इमेजेस जनरेट होती है, तभी वो समझ पाता है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बिलीव सिस्टम होता है ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है और ये जाने अनजाने कैसे डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड के लेवल पे, जो हो सकता है कि कई लोगों के लिए तो हेल्पफुल हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिलीव सिस्टम के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिलीव सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी के ज़रिए इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। आपने कई बार ये चीज़ को तो ऑब्जर्व किया ही होगा, है ना। आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि जब भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तब वो बोल नहीं पाता है। वो सिर्फ आसपास की चीज़ों को देखता है, टच करने की कोशिश करता है। उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, पर वो फिर भी उस चीज़ को देखता है। जब वो उस चीज़ को देख लेता है तो उसके माइंड में एक डेटा आ जाता है। तो वो डेटा एक्चुअल में बाहर से ही आ रहा है, उसके दिमाग में वो डेटा पहले से नहीं था। उसने जिस चीज़ को देखा, जिस चीज़ को टच किया, जिस चीज़ को छुआ, वही चीज़ उसके दिमाग में रिकॉर्ड हुई और वो सिर्फ उतना ही सोच सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप ये चीज़ को खुद अपने साथ में आजमा करके देख लेना। जितना भी आप जीवन भर में जो चीज़ को देखा है सिर्फ आप उसी चीज़ को थिंक कर सकते हो, उससे अलग आप कुछ भी नहीं थिंक कर सकते। यहाँ तक कि जो चीज़ ये मैं बता रहा हूँ ये भी शायद आपके दिमाग में पहले से नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड ने इस चीज़ को कभी ना सुना ना कहीं देखा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये डेटा एक्चुअल में किस तरीके से हमारे माइंड में आता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोनों बच्चे तो एक ही हैं, सिर्फ दोनों के लोकेशन और रिसोर्सेज में अंतर है। और आप ये देखेंगे कि सिर्फ लोकेशन और रिसोर्सेज में अंतर होने की वजह से उनके जीवन में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। जिस तरीके की उसने इन्फॉर्मेशन को जब वो बॉर्न हुआ सडनली कैप्चर की, उसके बेस पे ही उसका फ्यूचर तय हो जाता है। तो ये कैसे होता है एक्चुअल में, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यही एक्चुअल में बिलीव सिस्टम है। और ये बिलीव सिस्टम बनता है ट्रस्ट से। जो हमारा फर्स्ट ट्रस्ट फैक्टिंग होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमें सेफ फील कराता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ पे ट्रस्ट कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी की कैसे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो कहानी शुरू होती है और मैंने फिर से कैरेक्टर अमीर और गरीब का ले लिया। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम बचपन से जब बड़े होते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ये सुनते हैं कि मेरे पास यार पैसे नहीं है, मेरे घर वाले ने
उधार लिया है या मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आगे। मैं आपको बताऊँगा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आप ध्यान से ये देखेंगे, कोई बच्चा है जो काफ़ी पुअर फैमिली में बॉर्न होता है, हाँ ये उसकी गलती नहीं है एक्चुअल में। यहाँ तक कि जो भी कहीं भी बॉर्न हुआ है इसमें उसकी गलती नहीं है, ये कुदरत का नियम है देखा जाए तो। 100% चांसेस ये हैं कि वो बच्चा ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। 100 नहीं तो 99% चांस ये है कि वो बच्चा ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। एक्चुअल में रीज़न ये है कि जिस सोसाइटी में वो बॉर्न हुआ है उस सोसाइटी के आसपास के लोग जो हैं उनके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स प्ले होते हैं सुबह से शाम तक। तो जो थॉट्स उनके माइंड में प्ले होते हैं वही तो उसका माइंड रिकॉर्ड करता है ना। आप ये चीज़ को देखे होंगे, जिसके घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है या जिसके घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, तो वो बच्चा काफ़ी उन चीज़ों को अपने जीवन में भी उतार लेता है, क्योंकि जो वो देखता है वो कैप्चर कर लेता है डायरेक्टली, और उसके बाद जो चीज़ें उसका माइंड कैप्चर करता है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है जाने अनजाने। और ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय है। अब बात करते हैं कि जो बच्चा रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो यार वो कर ही लेगा, या उसके बाप के पास में तो इतना पैसा है कि चलो अब अगर वो अभी ख़राब है तो आगे चल के तो वो कुछ कर ही लेगा। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे रिच फैमिली में बॉर्न होते हैं वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, क्योंकि वो आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुना, जो सोसाइटी में वो रह रहे हैं, तो वहाँ पे जनरली पैसे की ही बात होती है। वहाँ पे कभी भी पैसे को ख़राब नहीं कहा जाता है कि ये चीज़ ख़राब है या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और काफ़ी सारे फैक्टर्स ये होते हैं जो पुअर फैमिलीज़ होती है या पुअर सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पे जनरली सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है, आपको कैसा बिहेव करना है, ये सब पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है। आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, या इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है पुअर फैमिलीज़ में देखी जाती है, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं हैं। और जो रिच फैमिलीज़ होती है उन्हें उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने जीवन में उनका ऐसा थॉट है या वो थॉट ऐसा डिस्कवर हुआ है कि हर इंसान की अपना एक जीवन होता है या अपनी एक लाइफ होती है जो उसे एक बार ही मिलती है, तो उसे खुल कर के जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। जिसकी वजह से उनका एक मेंटालिटी ये रहती है कि ये मेरे थॉट्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, हो सकता है कि गलत भी हो या हो सकता है कि किसी से मैच भी हो जाए, या मैं किसी के बिलीव सिस्टम को ट्रिगर नहीं करना चाहता। ये मैंने अपने जीवन में ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी सारे ऐसे मैंने रिच फैमिलीज़ को देखा है जो काफ़ी डेवलप होती है। ऐसे भी रिच फैमिलीज़ मैंने देखी है जो काफ़ी अनडेवलप होती है। उनके पास पैसे तो होते हैं पर वो जो है थॉट्स उनके पास में डिफरेंट तरीके के होते हैं। वो अपने जीवन को कंजस्टेड तरीके से जीना पसंद करते हैं, तो ऐसे भी विचार होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वहाँ के जो बिलीव सिस्टम्स डेवलप होते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर में, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एक जो गरीब फैमिली में बच्चा बॉर्न हुआ है उसके दिमाग में काफ़ी कचड़ा भरे रहता है। आप ये चीज़ को देखेंगे, जो पुराने वर्ग के लोग होते हैं जो काफ़ी गाँव के या दूसरे सिटी के होते हैं या दूसरे आइलैंड पे जाकर भी देखेंगे, तो वहाँ कहने के जो बिलीव सिस्टम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। जैसे ही आप उनसे कुछ अलग बात करोगे उनका बिलीव एक्टिवेट हो जाएगा, उनकी बॉडी में एंगर ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनका माइंड सिर्फ उतना ही ऑब्जर्व किया है। और एक सही तरीके के जीवन को जीने के लिए आपके पास में काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई इंसान ये कह रहा है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तो एक्चुअल में हो सकता है कि उसके माइंड ने ऐसा कुछ देखा होगा जिसके वजह से वो ऐसा बोल रहा है, नहीं तो वो कैसे बोल पाएगा। क्योंकि उसके जब भी कोई इंसान है वो कुछ बोल रहा है तो उसके दिमाग में पहले से कोई डेटा है, तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, पर मैं
इस चीज़ को अगर करना चाह रहा हूँ या मेरे माइंड में ये थॉट है, तो पहले मुझे जितने भी थॉट्स हैं उनको कलेक्ट करना होगा और दोनों साइड्स को देखने की कोशिश करनी होगी। तब जा कर के मैं कुछ कंक्लूजन खुद से बना पाऊँगा, मतलब ये माइंड बना पाएगा। आप तो कुछ कंक्लूजन नहीं बनाते, जो थॉट्स आप कैप्चर करते हो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे माइंड कंक्लूजन बना लेता है। अब बात कर लेते हैं यार कि दो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स कैसे एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बच्चा है जिसके माइंड में काफ़ी डिफरेंट तरीके के थॉट्स हैं, और एक साइड में दूसरा बच्चा है जिसके माइंड में काफ़ी वॉलेटाइल तरीके के थॉट्स हैं, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं डिफरेंट थॉट्स को कलेक्ट किया हूँ जिसकी वॉइस आप सुन रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया है। तो देख सकते हो आप, जो फर्स्ट वाला बच्चा है उसके माइंड में किस तरीके के थॉट्स हैं ये आपको डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर में, जिसकी वजह से उसके जीवन में काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें होती है। जो हम थॉट्स कलेक्ट करते हैं, हम वैसे ही थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। वैसे ही थॉट्स मीन्स वैसे ही पीपल्स के अंदर थॉट्स होते हैं जो एक्चुअल में आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। और दूसरी साइड आप देख सकते हो कि एक दूसरा पर्सन है जो काफ़ी डिफरेंट तरीके के थॉट्स को कैप्चर किया है। इसमें उसकी गलती नहीं है, ये मैं बार बार कहूँगा। जिसके माइंड में जो थॉट है उसमें उसकी गलती नहीं है। वो जिस लोकेशन में बॉर्न हुआ है उसने वैसे थॉट्स को कलेक्ट किया है जाने अनजाने। अब वो एक थॉट जो वो कलेक्ट करा था जब वो बॉर्न हुआ, या जिस भी तरीके की चीज़ें उसकी लाइफ में हुई वो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास में डेटा नहीं है। मेरे पास में मेरे जीवन का डेटा है तो मैं बता सकता हूँ अपने जीवन की चीज़ें, मैं दूसरे के जीवन की चीज़ें नहीं बता सकता। तो वो जो एक थॉट था उसके बेस पे उसने 4 थॉट और कलेक्ट कर लिए, और उस 4 थॉट के बेस में उसने और कंपाउंडिंग की तरह और थॉट्स कलेक्ट कर लिए, जिसकी वजह से उसकी जीवन में उसका दिखना, उसका रहन सहन, वो सारी चीज़ों में वो थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बोल चाल। आपको अगर जानना है ना कि सही तरीके के थॉट्स क्या हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो बंदा उन थॉट्स को यूज़ कर रहा है उसका जीवन एक्चुअल में कैसा है। अगर उसके जीवन में काफ़ी रोशनी है, वो काफ़ी खिला खिला सा दिखता है, या वो काफ़ी अच्छा फ्रीली होकर के अपने जीवन को जी पाता है, तो वो थॉट एक्चुअल में सही है। और वो जो थॉट्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, जो अपने जीवन को नहीं जी पा रहे सही तरीके से, उन थॉट्स को अगर आप देखते हो तो आपको एक क्लियरली दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में ये थॉट्स काम नहीं करते। हो सकता है किसी के साथ में काम करें, मैं फिर भी ये कहता हूँ बार बार कि किसी न किसी के जीवन में ख़राब थॉट्स काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ज़्यादातर के साथ में जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के साथ में अगर ये थॉट्स को हम रखते हैं तो उनके जीवन में क्या डिफरेंट चेंजेस होते हैं। चलिए, आपने ये फर्स्ट पर्सन का तो देख लिया, अब मैं सेकंड पर्सन का भी आपको एक जीवन का ओवरऑल रिव्यू दिखाता हूँ कि सेकंड वाला जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एंगर ट्रिगर करता है अपनी बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। और आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि उस पर्सन के साथ में कि वो जो पर्सन है, अगर आप उस पर्सन को फर्स्ट वाले पर्सन के साथ मैच करके देखें दोनों के थॉट्स को, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। और अगर हम दोनों उसको कहें कि आप दोनों दोस्ती कर लो, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो दोनों विचार कैसे एक दूसरे से दोस्ती कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो बिलीव सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा ना, क्योंकि उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स हैं, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स हैं। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि दोनों में से सही क्या है, तो जिसके माइंड में जो थॉट है उसको आप 10 साल आगे उस वैसे इंसान को देख लो। और अगर आपको वैसा इंसान नहीं मिल पा रहा है तो फिर एक साइंटिफिक अप्रोच लगती है, जिसे कहा जाता है पेशेंस और पेशेंस, जैसे साइंस वर्क करती है। हमें फिर इंतज़ार करना होगा एक नए थॉट्स को डिस्कवर होने में। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई ये कहानी, शुक्रिया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनिमेटेड स्टोरी देख करके काफ़ी कुछ तो समझ में आया होगा, पर मैं आपको एक रियल एक टास्क देना चाहूँगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर में जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसे एक बार ऑब्ज़र्व करना कि जितने भी लोग हैं, हर किसी के घर जाना, एक अपने फ्रेंड के यहाँ जाना, कोई अपने फ्रेंड के यहाँ जाना, और देखने की कोशिश करना कि सामने वाला जो बच्चा है उसका जो माइंड है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। अभी वो डेटा सक कर रहा है, उसका ब्रेन। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, हम डेटा सक करते थे। हम जिस हिसाब का डेटा हमने सक किया, हम उसी के बेस पे डिसीज़न ले पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बिलीफ सिस्टम फिर से ट्रिगर हो गया होगा, और बिलीफ सिस्टम ट्रिगर होते ही उनकी बॉडी में एंगर ट्रिगर हो गया होगा। ये चीज़ को मैं कैसे बता पा रहा हूँ, पर हो सकता है कईयों का हुआ होगा, कईयों का नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं ये सही काइंड ऑफ डेटा के बेस से बता पा रहा हूँ। और ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हो अपनी बॉडी में आपको। लेकिन मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाना, किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को चेक करना, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, उसका जो माइंड है वो देखेगा। जब भी वो इधर देखेगा, ऊपर नीचे सब जगह वो देखता है, तो उसके माइंड में इमेजेस जाती है, और जो भी हम आसपास में बात करते हैं सराउंडिंग्स में, वो पूरे रिकॉर्ड हो जाती है, एक मेमोरी कार्ड के जैसे। अब जो रिकॉर्ड हुआ है वही तो वो बोलेगा। उसका नाम भी यहाँ तक कि बाहर से रिकॉर्ड होके आया है, उसको नहीं पता कि वो कौन है। अगर किसी बच्चे को बड़े होते तक नहीं बताया जाए कि तुम्हारा नाम क्या, उसे नहीं पता चलेगा। उस यहाँ तक उसका रिलीजन, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो सब चीज़ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि वी आर अ वेरी सुपर मैन काइंड ऑफ पीपल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर लेना, और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो कमेंट में जा कर के मुझे बता देना कि हाँ आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है। बाकी तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे कचड़ा कंटेंट पड़े ही हैं, तो देख सकते हो आप उसे। चलिए, शुक्रिया।